हेलो एवरीवन, सो हाय, दिस इज सौरभ रैना। तो इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे सरफेस केमिस्ट्री की और मैं इसमें सारे टॉपिक कवर करूंगा और जो भी टॉपिक होंगे दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द रिवाइज सिलेबस ऑफ द सीबीएसई। सबसे पहले अगर हम बात करें सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है, इट डील्स विद द फिनोमिनन व्हिच अकर एट द सरफेस। जो सरफेस पे फिनोमिनन होते हैं उसी को हम सरफेस केमिस्ट्री में इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले हम इंक्लूड करते हैं एड्सॉर्प्शन को। एड्सॉर्प्शन क्या होता है? इट इज द फिनोमिनन ऑफ अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ ए सॉलिड। जो मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस है वो कहां पे अटैच हो जाते हैं और दे आर ट्रैक्ड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिड रिजल्टिंग इन हायर कंसंट्रेशन। तो सरफेस पे क्या होती है? कंसंट्रेशन हाई हो जाती है ऑन द सरफेस। देन द बल्क, बल्क मतलब कि सिर्फ उस सब्सटेंस की सरफेस पे और कहीं जगह पे जो हमारा मटेरियल है उसकी कंसंट्रेशन हाई नहीं होती। जैसे एग्जांपल है वाटर वेपर्स इन सिलिका जेल। तो सिलिका जेल की सरफेस पे क्या होगा? वाटर वेपर्स अटैच होंगे। बल्क का मतलब है कि उसके अंदर वो एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, अब याद रखना एड्सॉर्प्शन में हमें डेफिनेशन याद होनी चाहिए। सबसे पहले एड्सॉर्बेंट क्या होता है? एड्सॉर्बेंट होता है द मटेरियल ऑफ सब्सटेंस वेयर सरफेस इज यूटिलाइज्ड फॉर एड्सॉर्प्शन। जिसकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है, जैसे यहाँ पे सिलिका जेल के सरफेस में क्या हो रहा था? वाटर वेपर्स एड्सॉर्ब हो रहे थे, तो इसे हम बोलते हैं एड्सॉर्बेंट। और एड्सॉर्बेट क्या होता है? द मॉलिक्यूल स्पीशीज और सब्सटेंस विच एक्यूमुलेट, जो सरफेस पे एक्यूमुलेट होते हैं, जैसे वाटर वेपर एक्यूमुलेट हुआ था तो वो हो जाएगा एड्सॉर्बेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन दो तरह की होती है, एक होती है हमारी फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरी होती है केमिकल एड्सॉर्प्शन। फिजिकल एड्सॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं और केमिकल एड्सॉर्प्शन को केमिसॉर्प्शन। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फिजिसॉर्प्शन की, इट अराइजेस ड्यू टू वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस। जब सपोज कोई भी गैस मॉलिक्यूल किसी भी सरफेस पे, मेटल की सरफेस पे सपोज वो अटैच हो जाता है और वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच हो जाएगा तो उसे बोलते हैं हम फिजिसॉर्प्शन। बट केमिसॉर्प्शन में क्या होता है? इट इज कॉज्ड बाय केमिकल बॉन्ड। तो जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, बॉन्ड कोई भी हो सकता है, कोवलेंट और आयोनिक, जब बॉन्ड फॉर्मेशन होगा गैस का मेटल की सरफेस पे और कोई भी सरफेस पे, तो हम बोलते हैं केमिसॉर्प्शन। नेक्स्ट फिजिसॉर्प्शन क्या होता है? इट इज नॉन स्पेसिफिक। कोई भी गैस क्या हो सकती है? वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से किसी भी मटेरियल पे अटैच कर सकती है। ठीक है, तो फिजिसॉर्प्शन क्या हो जाता है? नॉन स्पेसिफिक। बट जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो हाईली स्पेसिफिक होता है। एक गैस पर्टिकुलर मेटल के साथ ही रिएक्ट कर सकती है, सो एज ए रिजल्ट इट इज हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। फिजिसॉर्प्शन में क्या, क्योंकि वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो बॉन्ड इजीली क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं, तो इसे हम बोलते हैं रिवर्सिबल। वेयर एज इसमें हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड ब्रेक करना डिफिकल्ट है, तो ये बन जाती है हमारी इरिवर्सिबल। नेक्स्ट फिजिसॉर्प्शन है, इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। मोर इजिली लिक्विफाइबल गैसेज आर एब्सॉर्ब रेडली। इजिली लिक्विफाइबल का मतलब क्या? जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, जो इजिली क्या कर सकते हैं? लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब क्या कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा स्ट्रांग है तभी वो इजिली लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होने की वजह से वो क्या कर सकते हैं? इजिली कोई भी सरफेस पे अटैच हो सकते हैं। सो दैट्स वाई जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है और जो मोर इजिली लिक्विफाइबल है वो क्या कर सकते हैं? रेडिली एब्सॉर्ब हो सकते हैं। अगेन केमिसॉर्प्शन ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द गैस। द गैस विच कैन रिएक्ट विद द एड्सॉर्बेंट, जो एड्सॉर्बेंट के साथ इजीली रिएक्ट करेगी उसमें ज्यादा एड्सॉर्प्शन होगा, वो भी केमिसॉर्प्शन। नेक्स्ट एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन इज लो। अब जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो याद रखना एनर्जी रिलीज होती है हमेशा। ठीक है, बट यहां पे क्या हो रहा है? वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों जुड़े हैं। ठीक है, जो हमारा एड्सॉर्बेंट है एंड एड्सॉर्बेंट दोनों वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़े हैं तो कम एनर्जी रिलीज होती है, विच इज 20 to 40 किलो जूल्स पर मोल एंथैल्पी ऑफ एब्सॉर्प्शन। बट यहां पे क्या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने की वजह से, क्योंकि केमिकल बॉन्ड बना है, एंथैल्पी ऑफ एड्सॉर्प्शन क्या होती है? हाई होती है, 80 to 240 किलो जूल्स पर मोल। पॉइंट नंबर 6 है, फॉर फिजिसॉर्प्शन लो टेम्परेचर इज फेवरेबल फॉर दिस एड्सॉर्प्शन। ठीक है, फिजिसॉर्प्शन के लिए लो टेम्परेचर फेवरेबल होता है। इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे आप इंक्रीज करते हो टेम्परेचर तो क्या होता है? जो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है मॉलिक्यूल्स में एनर्जी ज्यादा आ जाती है। वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकती है? ब्रेक हो सकती है जब टेम्परेचर ज्यादा होगा। बट जो केमिसॉर्प्शन है सबसे पहले वो क्या होता है? इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? बॉन्ड फॉर्मेशन, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। तो जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स एक्टिवेशन एनर्जी क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं, तो ज्यादा क्या हो जाती है? एड्सॉर्प्शन हो जाती है। बट उसके बाद अगर आपने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो बॉन्ड क्या हो सकता है? ब्रेक हो सकता है। सो दैट्स वाई फर्स्ट इट इंक्रीजेज देन डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर।
फिजिक्स ऑप्शन में एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती क्योंकि इसमें कोई केमिकल बॉन्ड बना नहीं है, बट इन केमिज ऑप्शन केमिकल बॉन्ड बन रहा है तो एक्टिवेशन एनर्जी इज नीडेड। अब फिजिक्स ऑप्शन में क्या होता है, मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर इज फॉर्म। सपोज आपने एक लेयर लिया था मेटल का, इसके ऊपर क्या हो सकता है, हमारी दूसरी लेयर ऑफ गैस की लेयर अटैच हो सकती है। अब क्योंकि इसमें वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक गैस की लेयर दूसरी गैस की लेयर के साथ भी अटैच हो सकती है बाय वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो ये मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर बनाता है। बट केमिज ऑप्शन में क्या होता है, सिर्फ हमारा क्या होता है, सिंगल लेयर बनता है, क्योंकि सिर्फ एक ही बॉन्ड बन सकता है बिटवीन द सपोज मेटल एंड द गैस, सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनेगा तो बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स अटैच नहीं हो पाएंगे, सो सिर्फ एक लेयर बनेगा, सो दैट्स व्हाई इट इज यूनिमॉलिक्यूलर इन लेयर। नेक्स्ट हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन सॉलिड। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट। नेचर ऑफ द एड्सॉर्बेंट मतलब ए गैस इट्स एड्सॉर्ब इन डिफरेंट अमाउंट ऑफ डिफरेंट एड्सॉर्बेंट। इसका मतलब है जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन निकल में क्या हो सकता है, स्ट्रांगली एड्सॉर्ब होती है बट इट वीकली एड्सॉर्ब इन एल्यूमिना, तो हाइड्रोजन का डिफरेंट नेचर है एंड डिफरेंट एड्सॉर्बेंट। नेक्स्ट नेचर ऑफ द गैस, अगर जो गैस होगी इजीली लिक्विफाइबल होगी, लिक्विफाइबल मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, जैसे NH3HCl Cl2 O2 SO2 CO2, ये इजीली क्या हो जाती है, एड्सॉर्ब हो जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। और जो परमानेंट गैसेज होती है जैसे O2 N2 H2, इनका क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, तो ये लेस एड्सॉर्ब होती है। नेक्स्ट सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एड्सॉर्प्शन। जैसे जैसे आप सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा क्या हो सकती है, गैसेज क्या हो सकती है, एड्सॉर्ब हो सकती है। नेक्स्ट टेम्परेचर, याद रखना जो एड्सॉर्प्शन है उसमें हमेशा हीट रिलीज होती है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ली चाइल्डलर प्रिंसिपल से हमें पता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हो तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होता है। तो फिजिक्स ऑप्शन जो होती है उसमें क्या होता है, अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो जाता है। बट अगर हम बात करेंगे केमिकल एड्सॉर्प्शन की, केमिकल एड्सॉर्प्शन सबसे पहले क्या होता है, इंक्रीज होता है विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देन डिक्रीजेज। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि केमिकल एड्सॉर्प्शन के लिए आपको चाहिए होता है एक्टिवेशन एनर्जी, उसके लिए आपको हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। और जैसे एक्टिवेशन एनर्जी अचीव हो जाएगा उसके बाद कम टेम्परेचर से भी क्या हो जाएगी, एड्सॉर्प्शन हो जाएगी। तो फर्स्ट इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर देन डिक्रीजेस। पॉइंट नंबर 5 है प्रेशर ऑफ द एड्सॉर्बेड गैस। जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो याद रखना एड्सॉर्प्शन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। नेक्स्ट एक्टिवेशन ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एक्टिवेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग द एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी। एड्सॉर्बेंट की एड्सॉर्बिंग कैपेसिटी को जब आप इंक्रीज करते हो उसे बोलते हैं हम एक्टिवेशन। एग्जांपल है हमारे पास चारकोल, जब आप चारकोल को स्मॉल पीसेस में आप ब्रेक डाउन करते हो तो याद रखना उसमें एड्सॉर्प्शन क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दैट्स व्हाई हम उसे कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म के बारे में। इसमें क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन द x/m एंड p। x/m सबसे पहले क्या है, x होता है मास ऑफ द गैस एड्सॉर्ब डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द एड्सॉर्बेंट, ये हो जाएगा x/m। और प्रेशर का रिलेशनशिप एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, कभी भी कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब आप ग्राफ बनाते हो तो उस ग्राफ को बोलते हैं हम आइसोथर्म। सो तभी हमने लिखा इसे एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। आपने x/m और प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड किया, ये हमारा ये ग्राफ आएगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे लो प्रेशर में क्या दिख रहा है आपको, ये जो लाइन है ये क्या है, इट इज x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। तो जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करोगे x/m भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रही है, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज हो रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और x/m इक्वल टू kp। अगर आप देखोगे हाई प्रेशर में क्या हो रहा है, ये लाइन आ रही है स्ट्रेट लाइन, मतलब कि ज्यादा प्रेशर, इसके बाद अगर आप ज्यादा प्रेशर कर रहे हो तो x/m में कोई चेंज नहीं आ रहा है। सो x/m इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, सो x/m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द p0 एट हाई प्रेशर यहाँ पे, ठीक है। और x/m इज इक्वल टू k क्या हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म में हम बात करेंगे इसके बीच वाली टर्म की, जिसमें प्रेशर क्या है, यहां पे प्रेशर था लो, यहां पे था हाई। अब हम बात करेंगे इंटरमीडिएट प्रेशर की। इंटरमीडिएट प्रेशर में क्या होगा, हम लिखेंगे x/m इक्वल टू k p 1/n। यहां पे अगर देखोगे p था 1, ठीक है, यहां पे था p0, तो जो 1/n होगा दैट विल बी इन बिटवीन 0 to 1, 0 to 1 के बीच में हो जाएगा 1/n, और n शुड बी ग्रेटर देन 1। तो ये चीज आपको याद रखनी है। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, इंटरमीडिएट प्रेशर वाले में ग्राफ हम की बात करेंगे और इसमें हम लगाएंगे log ऑन बोथ साइड, ये हो जाएगा log x/m इज इक्वल टू log ऑफ k प्लस 1/n, नीचे आ जाएगा 1/n log ऑफ p। इसको रीअरेंज कर देंगे, log x/n इज इक्वल टू 1/n log ऑफ p प्लस log ऑफ k, y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। अब ये याद रखना, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, हमें पता है x एक्सिस क्या है log ऑफ p, y एक्सिस है log x/m, ठीक है। तो स्लोप हो जाएगा हमारा 1/n हो जाएगा हमारा स्लोप, और इंटरसेप्ट, ये जो इंटरसेप्ट है दैट इज log ऑफ k। तो ये था हमारा फ्रिंडलिच एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोलाइडल स्टेट की। कोलाइडल स्टेट में सबसे पहले हम बात करें कोलाइड की। एक कोलाइड इज ए हेटेरोजेनस सिस्टम।
हेट्रोजीनस मतलब जो यूनिफॉर्म नहीं होता है। इन विच वन इज डिस्पर्स, एक सब्सटेंस क्या होती है, डिस्पर्स्ड होती है, उसे हम बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज। एज वेरी फाइन पार्टिकल, बहुत कम फाइन पार्टिकल्स की फॉर्म में होती है, इनटू अनदर सब्सटेंस, जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है उसमें वो डिस्पर्स होती है, और ज्यादा क्वांटिटी वाले को बोलते हैं हम डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स फेज लेस कंसंट्रेशन में होगा और डिस्पर्शन मीडियम क्या होगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होगा। याद रखना, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहले ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, जब डिस्पर्स फेज का जो साइज है इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर क्या होता है, 10⁻⁹ मीटर्स। एग्जांपल शुगर इन वाटर। कोलाइडल सिस्टम क्या होता है, इट हैज डिस्पर्स फेज विद साइज ऑफ, डिस्पर्स फेज का साइज होना चाहिए 1 to 1000 नैनोमीटर्स और 10⁻⁹ मीटर्स टू 10⁻⁶ मीटर्स। एग्जाम्पल फैट इन मिल्क। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे सस्पेंशन की, सस्पेंशन में क्या होता है, साइज ऑफ डिस्पर्स फेज इज ग्रेटर देन, साइज जो होता है वो ग्रेटर होता है देन द 1000 नैनोमीटर्स, 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, और ग्रेटर देन 10⁻⁶ मीटर्स। एग्जाम्पल सॉइल इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सपोज डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम दोनों सॉलिड है तो कोलाइड बन जाता है हमारा सॉलिड सोल। एग्जाम्पल जेमस्टोन। अगर हमारा डिस्पर्स फेज है, सॉलिड डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड है तो हमारा बन जाता है सॉल, कोलाइड को सॉल बोलते हैं। एग्जाम्पल पेंट एंड सेल फ्लूइड। सॉलिड इन गैस होता है हमारा एरोसोल, स्मोक, डस्ट आता है इसके अंदर। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड को बोलते हैं हम जेल, चीज और बटर आते हैं इसके अंदर। लिक्विड को हम बोलते हैं इमल्शन लाइक मिल्क। लिक्विड इन गैस हमारा बन जाता है एरोसोल, एग्जाम्पल फॉग। गैस इन सॉलिड बन जाता है हमारा सॉलिड फोम, कॉल्ड एग्जाम्पल इज फोम रबर। और गैस इन लिक्विड होता है हमारा फोम, एग्जाम्पल फ्रॉथ, सोप, लेदर। नेक्स्ट हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस हमने 2 तरह के कोलाइड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। एक होता है लायोफिलिक और सेकंड होता है लायोफोबिक कोलाइड्स। लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होता है, एक कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज हैज ग्रेट एफिनिटी फॉर डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम में क्या है, ग्रेट एफिनिटी है, अट्रैक्शन है, तो उसे बोलते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स। और अगर एक कोलाइडल सॉल्यूशन इन विच डिस्पर्स फेज हैज वेरी लेस एफिनिटी, इन दोनों के बीच में क्या एफिनिटी बहुत कम है बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, इसे बोलते हैं हम लायोफोबिक कोलाइड्स। अब याद रखना लायोफिलिक कोलाइड्स आर रिवर्सिबल सॉल्ट्स। रिवर्सिबल सॉल्ट्स का मतलब क्या है कि आप डिस्पर्स फेज और डिस्पर्शन मीडियम को आप सेपरेट कर सकते हो, सो दिस प्रोसेस इज रिवर्सिबल। बट ये जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं दे आर इरिवर्सिबल। अगर एक बार आपने कोलाइड बना लिया तो आप इसको रिवर्स नहीं कर सकते। अब याद रखना जो लायोफिलिक सॉल्ट्स होते हैं दे आर क्वाइट स्टेबल, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, सो वो इजिली कोगुलेट नहीं करते बाय इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। बट जो लायोफोबिक कोलाइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े अनस्टेबल, सो दे आर लेस स्टेबल, और ये इजिली कोगुलेट करते हैं बाय इलेक्ट्रोलाइट और बाय हीटिंग। नेक्स्ट लायोफिलिक जो कोलाइड्स हैं क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल हैं, दे आर सेल्फ स्टेबलाइज, खुद ही वो स्टेबल रहते हैं। बट जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो अनस्टेबल होते हैं, तो उनको अगर आपको स्टेबल रखना है तो उसके लिए हमें यूज करना पड़ता है स्टेबलाइजर। पॉइंट नंबर 5 है जो लायोफिलिक कोलाइड्स हैं वो प्रिपेयर होते हैं बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। सिंपल मिक्सिंग से हम बना सकते हैं। वेयरएज लायोफोबिक कोलाइड्स आर प्रिपेयर्ड बाय इनडायरेक्ट मेथड, तो ये जो डायरेक्टली हम प्रिपेयर नहीं कर सकते, तो ये जो मेथड होते हैं काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। नेक्स्ट जो लायोफिलिक कोलाइड्स आर दे आर ऑब्टेन फ्रॉम ऑर्गेनिक मटेरियल सच एज स्टार्च, गम, जेलेटिन। ऑर्गेनिक मटेरियल से हम लायोफिलिक सॉल बना सकते हैं, कोलाइड बना सकते हैं, एग्जांपल स्टार्च सॉल। और अगर हम बात करें लायोफोबिक कोलाइड्स की, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल, इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना सकते हैं जैसे मेटल सल्फाइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, और एग्जांपल होगा गोल्ड सॉल। नेक्स्ट हम बात करेंगे मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स के बारे में। मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं, द कोलाइड पार्टिकल आर एग्रीगेट ऑफ एटम्स। जो कोलाइड पार्टिकल्स हैं वो जुड़ के बनते हैं एटम्स के, और स्मॉल मॉलिक्यूल्स विद पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स का साइज जो होता है वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, वो कोलाइडल रेंज में नहीं होता है। बट जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं, और जुड़ने के बाद क्या होता है, इनका जो साइज है वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है। एग्जाम्पल सल्फर सॉल्ट। सल्फर सॉल्ट जो है वो S8 मॉलिक्यूल से जुड़ के बनता है, और जो गोल्ड सॉल्ट है वो गोल्ड के एटम से मिलके बनता है। और याद रखना ये जो पार्टिकल्स हैं ये हेल्ड टुगेदर करते हैं बाय वीक वेंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। तो कोलाइड पार्टिकल्स आर देमसेल्फ लार्ज मॉलिक्यूल हैविंग डायमेंशन ऑफ कोलाइड्स। तो इसमें जो कोलाइड के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका साइज इतना बड़ा होता है कि वो कोलाइडल रेंज में आ जाता है, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं हम मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। इनका जो मॉलिक्यूलर मास है इट इज वेरी हाई, वेरिंग फ्रॉम 1000 to million। तो इनका जो मॉलिक्यूलर मास है 1000 से मिलियन तक हो सकता है।
नेचुरली अकरिंग मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स की बात करेंगे तो आ जाता है स्टार्च, आ जाता है प्रोटीन आता है। और अगर हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की, इसमें आ जाता है पॉलीइथाइलिन एंड नाइलॉन। और याद रखना ये जो मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स होते हैं काफी ज्यादा क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं एंड दे रिजेंबल ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करेंगे टिंडल इफेक्ट। When light passes through a colloidal sol, अगर colloidal sol से लाइट पास होती है, its path become visible, उसका जो पाथ है वो विजिबल होता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करते हैं और इस इफेक्ट को बोलते हैं हम टिंडल इफेक्ट। और जो इल्यूमिनेटेड पाथ होता है उसे हम बोलते हैं टिंडल कोन। तो अगर आपने लाइट का सोर्स डाला हुआ है, तो अगर आपने कोलाइडल सोल्यूशन दिया तो आपको ये जो पार्ट है ये क्या दिखेगा, स्कैटर्ड दिखेगा, इसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। और ये जो पाथ है इसे बोलते हैं टिंडल कोन। और याद रखना टिंडल इफेक्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट क्या है, डायमीटर ऑफ डिस्पर्स फेज शुड नॉट बी लेस देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो डायमीटर है वो लेस देन होना चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट से। नेक्स्ट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम शुड बी लार्जली डिफरेंस। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम का क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्राउनियन मूवमेंट की। ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स एट रैंडम इन जिगजैग मोशन। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली मूव करते हैं जिगजैग मोशन में, उसे ही हम बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। और ये होता क्यों है, द इम्पैक्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्शन मीडियम ऑन द कोलाइडल पार्टिकल्स। जो डिस्पर्शन मीडियम है और कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में अनइक्वल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल नहीं होता है। एज ए रिजल्ट क्या होता है, दे आर अनइक्वल विच कॉजेज द जिगजैग मोशन। अब याद रखना ये जो मोशन है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द कोलाइड। आप कोई भी कोलाइड ले लो, सब कोलाइड में क्या होता है, ब्राउनियन मूवमेंट दिखता है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ कोलाइड बट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करता है। अगर साइज स्मॉल है तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। एंड विस्कोसिटी ऑफ द सोल्यूशन, विस्कोसिटी अगर कम है, ठीक है, अगर थिकनेस कम है सोल्यूशन की तो ब्राउनियन मूवमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी। दिस मूवमेंट डज नॉट अलाउ पार्टिकल्स टू सेटल। इसकी वजह से जो पार्टिकल्स हैं वो सेटल नहीं हो सकते एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सॉल। इसकी वजह से जो सॉल है वो स्टेबल होती है, तो ये जो मोशन होता है दिस इज कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, द एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स में क्या होता है, चार्ज होता है, वो कंफर्म करते हैं बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं, एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अप्लाइड अक्रॉस टू प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हमारे पास क्या होते हैं, दो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड होते हैं और हमने क्या किया होता है, इसे आउटसाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ कनेक्ट किया होता है, उससे डिप किया होता है इन कोलाइडल सोल्यूशन। तो ये जो सोल्यूशन होगा इसके अंदर क्या होगा, कोलाइडल सोल्यूशन होगा। अब जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं दे कैन मूव टुवर्ड्स वन और अनदर इलेक्ट्रोड। तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड में किसी की तरफ भी मूव कर सकते हैं और मूवमेंट डिपेंड क्या करेगा, उनके चार्ज पे डिपेंड करेगा। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल अंडर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हो रहा है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। एग्जांपल से बात करते हैं, सपोज आपके पास है आर्सेनिक सल्फाइड। आर्सेनिक सल्फाइड का चार्ज क्या होता है, इट इज नेगेटिवली चार्ज। तो जैसे ही आप क्या करोगे, करंट अप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिक करंट, तो आर्सेनिक सल्फाइड क्या करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज एनोड की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और मूव करके यहां पे क्या करेगा, ये कोगुलेट हो जाएगा। So this movement of colloidal particles under applied electric field is called as electrophoresis. Next हम बात करेंगे coagulation की। coagulation क्या होता है, the process of settling of colloidal particles. colloidal particles का settle down होना और precipitate होना is called as coagulation और precipitation of salt। और ये कैसे होता है, by adding electrolyte। electrolyte add करोगे तो when colloidal salt is mixed with excess of electrolyte, जब ज्यादा excess of electrolyte ऐड करोगे तो याद रखना colloidal particles का क्या होता है, कुछ चार्ज होता है, जो वो चार्ज है वो न्यूट्रलाइज कर देगा इलेक्ट्रोलाइट। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, जो चार्ज ऑन इट गेट्स न्यूट्रलाइज और न्यूट्रलाइज होने के बाद वो कोगुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट, बाय बॉइलिंग। अगर आप सपोज कोलाइडल सॉल्यूशन को बॉयल करते हो, बॉयल करने से क्या होता है, जो एड्सॉर्ब लेयर होती है, याद रखना एड्सॉर्ब लेयर की वजह से क्या आता है, चार्ज आता है कोलाइडल पार्टिकल्स में और उसी की वजह से वो स्टेबल रहता है। तो बट अगर आप बॉइलिंग करें तो एड्सॉर्ब लेयर क्या हो सकती है, डिस्टर्ब, वो रिमूव हो जाती है एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। नेक्स्ट, बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये अभी हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, जो हमारा कोलाइडल पार्टिकल्स होता है वो चार्ज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, कोई भी कैथोड और एनोड पे जाते हैं और वहां पे सेटल डाउन हो जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं। नेक्स्ट, बाय परसिस्टेंट डायलिसिस। परसिस्टेंट डायलिसिस से क्या कर सकते हैं आप, तो कभी भी जो कोलाइडल सोल्यूशन होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होता है ताकि वो कोलाइडल सोल्यूशन में स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। बट अगर आपने सारा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव कर दिया, सारा इलेक्ट्रोलाइट रिमूव करने से याद रखना स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है और कोगुलेशन ऑफ द सॉल्ट हो जाता है। और लास्ट,
मिक्सिंग अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड, अगर आपने अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड मिक्स किया तो अपोजिटिवली चार्ज कोलाइड क्या करेंगे, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे और ऐसे रिजल्ट क्या हो जाएगा, कोagulation विल हैपन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कोagulation वैल्यू। द मिनिमम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिनीमोल दैट मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्ट सो एज टू ब्रिंग कंप्लीट कोagulation। तो मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन मिनीमोल्स, तो आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, मस्ट बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सॉल्ट, आप 1 लीटर ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन में ऐड करोगे क्या, इलेक्ट्रोलाइट, सो दैट टू ब्रिंग अबाउट कंप्लीट कोagulation। अगर आप पूरे कंप्लीट सोल्यूशन को कोagulate करना चाहते हो तो मिनिमम अमाउंट ऑफ जो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे उसे ही वैल्यूज को बोलते हैं हम कोagulation वैल्यू और ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लोकुलेशन वैल्यू। अब याद रखना, स्मॉलर द कोagulation वैल्यू ग्रेटर द कोagulating पावर। अगर कम कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट से ही कोagulation हो जाता है तो क्या होगा, कोagulation पावर क्या होगी, स्ट्रांग होगी। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं हार्डी-शुल्ट्ज रूल। हार्डी-शुल्ट्ज रूल क्या कहता है, कोagulating पावर ऑफ कैटाइन। अगर सपोज आपके पास 3 कैटाइन है 3 डिफरेंट चार्ज की, तो जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, कोagulation करेगा। सपोज नेगेटिवली चार्ज सोल है तो ये जो Al3+ है वो ज्यादा कोagulation कॉज करेगा एज कंपेयर टू Ba2+ एंड Na+। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोagulation पावर ऑफ द एनाइन, एनाइन की जब कंपेयर करेंगे यहाँ पे FeCN6 4 नेगेटिव, ये जो है इसमें 4 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव, जो 4 नेगेटिव वाला होगा वो ज्यादा कोagulation करेगा, ज्यादा जल्दी कोagulation करेगा एज कंपेयर टू 3 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव। आई होप आपको सरफेस केमिस्ट्री का रिवीजन वीडियो समझ आया हो। सिमिलर वीडियोस मैंने बाकी चैप्टर्स के बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चेक कर सकते हो। और हर एक चैप्टर का मैंने क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PY क्वेश्चन का भी वीडियोस बनाए हैं, आप चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।